हाँ भाई जरीलो, क्या हाल चाल। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम आ चुके हैं सिग्निफिकेंस नंबर 5। 5 नंबर सिग्निफिकेंस, जहां पर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और वीडिसाइड रेजिस्टेंट क्रोप। और ये वीडिसाइड हर्बिसाइड जो केमिकल है उसमें एक नाम है ग्लाइफोसेट। वीडिसाइड, हमें ग्लाइफोसेट वीडिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बनानी है। ये नीट में पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। डायग्राम को इसको छोड़ो, हम डायग्राम दूसरा बना के इसको सीखते हैं कि डायग्राम हमें क्या कहना चाह रहा है, कैसे क्या है। चलिएगा, इसको हम एक नई स्लाइड से सीखेंगे। इसी के अंदर सीख रहे हैं बेटा। पॉइंट नंबर 6 हमारा हर्बिसाइड और वीडिसाइड रेजिस्टेंट। वीडिसाइड रेजिस्टेंट क्रोप, ऐसी क्रोप बनानी है जो वीडिसाइड या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो। हर्बिसाइड या वीडिसाइड क्या होती है? ये वो केमिकल है, केमिकल दैट किल वीड, वीड को किल करती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, अगर हमने हमारे खेत के अंदर, ये जैसे हमारी नॉर्मल क्रॉप है, नॉर्मल फसल है, इस नॉर्मल क्रॉप के बीच बीच में, ये नॉर्मल हमारी क्रॉप लगी हुई है, इसी के बेटा बीच में कई बार अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं। और जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वीड। तो हमारी फसल जो नॉर्मल है, इनके बीच बीच में जो वीड ग्रो कर जाते हैं, छोटे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, तो अब ये हमारी फसल को ग्रो नहीं होने देंगे। ग्रो नहीं होने देंगे, ग्रो नहीं क्यों देंगे, ग्रोथ क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करेंगे तो हमारी नॉर्मल क्रॉप की ग्रोथ इनहिबिट होगी। तो अब एक तरीका तो ये है कि इसको मैनुअली टाइप, मैनुअल अगर रिमूवल करेंगे, मैनुअल रिमूवल करेंगे तो ये कॉस्टली होगी। अगर मजदूर से हम हटवाएंगे तो ये महंगी पड़ेगी। मजदूर समझ गए हमें, खेत के अंदर वीड होती है, इसको हटाने के लिए ये हमें राजस्थान हरियाणा में एक टर्म यूज करते हैं, खोदी निकालना। वहां से इन वीड को हम हटा देते हैं। तो नहीं समझे तो समझ जाओ, वीड को हटाने की एक टेक्निक होती है। अगर मैनुअली हम हटवाएंगे तो ये बहुत महंगी पड़ेगी। अगर की जमीन मान लो 5, 10, 15, 20, 30 बीघा के अंदर ये फसल होगी तो मैनुअली हटा पाना बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे फार्मर क्या करते हैं, केमिकल वीडिसाइड सिगरेट रिलीज कर देते हैं, वीडिसाइड स्प्रे कर देते हैं। और वीडिसाइड स्प्रे करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वीड तो खत्म होती है, साथ में हमारी नॉर्मल फसल भी मर जाती है। तो हमारी नॉर्मल फसल को भी नुकसान हो गया। तो प्रॉब्लम होगी कि हमारी फसल ग्रो नहीं कर रही है, केमिकल हमने डाला, वीड भी मर गया और फसल भी मर गई। अब हमने क्या किया, जो वीड हम यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा, जो हम वीड नहीं बेटा, वीडिसाइड जो यूज कर रहे हैं, जैसे हम यूज कर रहे हैं ग्लाइफोसेट, जो केमिकल यूज कर रहे हैं वीडिसाइड जो है वो है ग्लाइफोसेट। हमने क्या किया, वीडिसाइड ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन हमने हमारी क्रोप के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही हमने इस क्रोप के अंदर ये ट्रांसफर किया बेटा, अब ये हमारी जो क्रोप है ना, ये हमारी क्रोप, इसके अंदर हमने ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारी फसल नॉर्मल क्रॉप है। अब ये जो हमारी नॉर्मल क्रॉप है, ये उस वीडीसाइड के लिए रेजिस्टेंट रखेगी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो वीड ग्रो कर रहा है, ये वीड है, ये नॉर्मल क्रॉप है। अगर इसके ऊपर बेटे हम वीडीसाइड लगाएंगे, केमिकल स्प्रे करेंगे, तो इससे वीड तो मर जाएगा, बट हमारी फसल को
ये कोई हार्म नहीं करेगा, नो हार्म। हमारी फसल को कोई हार्म नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, और हमारी फसल एज इट इज नॉर्मल बनी रहेगी। हमने क्या किया, हमारी क्रॉप जो कि वीडिसाइड डालने के बाद क्रॉप के साथ साथ वीड के साथ साथ क्रॉप भी नष्ट हो रही थी, हमने क्या किया, केवल वीड हटाना है तो एक मैनुअल अगर हटाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसके लिए फार्मर ने, किसान ने इससे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी वैरायटी खरीद ली जिसको साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था कि ग्लाइफोसेट या वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन भेजकर, तो इस फसल के अंदर वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन डाल दिया। तो वीडिसाइड अगर छिड़केंगे तो नॉर्मल क्रॉप है उसको कोई नुकसान नहीं होगा और वीड खत्म हो जाएगी, तो वीड कंट्रोल हो गई। तो यहाँ पे एक तरीके से ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट फ्रेंडली हो जाएगा। और ये अगर हम देखें मैनुअल यूज करते हैं तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता, कॉस्ट ज्यादा लगता। बट फार्मर क्या चाहता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बाद में चाहता है, वो पहले अपना घर चलाना चाहता है, और वो चाहता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीका यूज करे ताकि पैसा खर्चा कमाए, आमदनी ज्यादा हो। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके को यूज करता है, ऐसी फसल को यूज करेगा जो रेजिस्टेंट रखती हो वीडीसाइड के, और अब केमिकल यूज करेंगे तो उससे वो डैमेज ना हो। ये बेटा वीडीसाइड और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने की टेक्निक। नेक्स्ट है, ये 6 नंबर पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। मिनरल यूजेस बाय प्लांट, तो हमें क्या करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, जिससे क्या हो, मिनरल यूज एफिशिएंसी बढ़े प्लांट में, जिससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जल्दी खत्म नहीं होगी। एनसीईआरटी का पॉइंट है, सिंपल समझिएगा। अगर मान लेते हैं कोई प्लांट नॉर्मल जो वाटर से मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, एक प्लांट जो मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी डिमांड अगर मान लेते हैं कि 10 मिलीग्राम थी, अगर उसकी डिमांड 10 मिलीग्राम थी, लेकिन वो एब्जॉर्ब 25 मिलीग्राम कर रहा है। एक प्लांट जिसकी रिक्वायरमेंट, मिनरल की रिक्वायरमेंट थी 10 मिलीग्राम, लेकिन रिक्वायरमेंट के ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर रहा है 25 मिलीग्राम। अब धीरे धीरे अगर उस सोयल से ये 25 मिलीग्राम एब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी के अंदर बाकी चला तो गया, लेकिन वो कोई काम का नहीं है उस प्लांट के लिए। अगर वो उसको प्लांट की बॉडी में नहीं जाता तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एक नॉर्मल क्रॉप है, कि हमारी ये जो क्रॉप है, मान लेते हैं इस सोयल के अंदर, सोयल में मिनरल है, मिनरल मान लेते हैं, समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, 500 मिलीग्राम है सोयल के अंदर। अब ये प्लांट हमारा जो है मिनरल एब्जॉर्ब करता है 25 मिलीग्राम, इसकी रिक्वायरमेंट है 10 मिलीग्राम, एब्जॉर्ब 25 मिलीग्राम करता है, रिक्वायरमेंट 10 मिलीग्राम, तो 15 मिलीग्राम एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करने लग गया। तो इस सोयल की फर्टिलिटी हम देखेंगे बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक प्लांट 25 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा 25 करेगा, 25 करेगा, करते करते सोइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगी। और हमने क्या किया, इनके अंदर ऐसा जीन ट्रांसफर कर दिया कि अब ये प्लांट जो है, जो पहले अब 25 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर रहा था, इस तरीके का जीन भेज दिया कि अब ये 12 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब करेगा। रिक्वायरमेंट तो वही है 10 मिलीग्राम, और कितनी एब्जॉर्ब करेगा, 12 मिलीग्राम। अगर 12 मिलीग्राम एब्जॉर्ब करेगा तो अब मिनरल यूज एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एफिशिएंटली यूज कर पा रहा है। पहले 25 कर रहा था, अब 12, 50% कम एब्जॉर्ब कर रहा है। पहले 50-500 मिलीग्राम मिनरल थे सोइल के अंदर, वो जितने चलते, अब वो मिनरल सोइल के अंदर डबल ईयर तक चलेगी, डबल टाइम तक मेंटेन रहेगी। तो अगर हमने जीन भेज दिया प्लांट के अंदर जो उसकी मिनरल यूज एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो इससे फायदा क्या होगा कि वो पहले ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था बट रिक्वायरमेंट कम थी, अब रिक्वायरमेंट जितनी है उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मिनरल यूज एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा, प्लांट को फायदा, प्लांट को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जितना चाहिए था उतना ही मिल रहा है, बट सोयल के अंदर मिनरल बना रहेगा, तो इससे सोयल की फर्टिलिटी लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। क्लियर है, ये कुछ एप्लीकेशन थे इनिशियली एग्रीकल्चर के अंदर, किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। और भी पढ़ेंगे, 7th नंबर पे आएगा, इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं। पीवीआर 322 का एक डायग्राम दिया है, कौन सा है जो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कंपोनेंट्स को। हिंट सेकंड एंड हिंट एक बार फर्स्ट, सिलेक्टेबल मार्कर है नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, सही बात है। ओआरआई रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होती, ओआरआई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। आरओपी रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कोई रिलेशन नहीं है, ये रिप्रेशर ऑफ प्राइमर है। और
प्लाज्मिड के नंबर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन है जिसको यूज करते हैं सिलेक्शन के अंदर। जेनेटिक इंजीनियर के अंदर एंटीबायोटिक का यूज क्या है? सीक्वेंस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। कीप द कल्चर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इसके लिए हम बेटा स्टीम, जैसे बायोरिएक्टर को इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं तो हम स्टीम स्टरलाइजेशन कर लेते हैं, स्टीम स्टरलाइजेशन कर लेते हैं। यस, एंटीबायोटिक का यूज करते हैं हम एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, जिससे हमें पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट कौन सी है। हेल्दी वेक्टर से एंटीबायोटिक का कोई रिलेशन नहीं है, तो सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज करते हैं अपन एंटीबायोटिक। स्टीरर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, स्टीरर्ड टैंक बायोरिएक्टर किस लिए बनाए गए हैं? अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस, बिल्कुल स्टीयरिंग का मतलब मिक्सिंग होता है ताकि प्रॉपर पूरे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो पाए। एनएरोबिक कंडीशन, इन द एनएरोबिक नहीं, मेनली हम एरोबिक बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर एरोबिक कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ग्रोथ के लिए। प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन की मेथड नहीं होती है, प्यूरिफिकेशन तो आइसोलेशन के बाद होगा। अब तो स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर किस लिए बनाए वो बात कर रहे हैं, और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट को सेपरेट करने के बाद करते हैं। तो सबसे बेस्ट है, सबसे पहला अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर क्या होती रहे, अच्छे से ऑक्सीजन अवेबिलिटी बनी रहे। सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, सिलेक्टेबल मार्कर जिनका यूज क्यों कर रहे हो आप? हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन रीजनरेट, एलिमिनेटेड इन नॉन ट्रांसफॉर्मेट सो दैट ट्रांसफॉर्मेट कैन बी रीजनरेटेड, ताकि ट्रांसफॉर्मेट को रीजनरेट किया जा सके। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आइडेंटिफाई द जीन डिजायर्ड रेट इन एलियन ऑर्गेनिज्म, कि डिजायर्ड रेट के लिए, डिजायर्ड रेट के लिए एलियन ऑर्गेनिज्म में जीन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ठीक है, आगे दूसरा पढ़ते हैं, सिलेक्टेबल सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक क्रॉप, सेलेक्ट सुटेबल वेक्टर, वेक्टर का कोई रोल नहीं है सुटेबल सेलेक्ट करने में। मार्क ए जीन ऑन क्रोमोजोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग आरई, क्रोमोजोम पर उस जीन की लोकेशन को मार्क करना, जिसे हम आरई को यूज करके सेपरेट करेंगे, नहीं। सेलेक्टेबल मार्कर का यूज क्या कर रहे हैं? सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक का हम यूज कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई द जीन फॉर ए डिजायर्ड ट्रेट इन एलियन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द जीन फॉर ए डिजायर्ड ट्रेट, कि किसी एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजायर्ड ट्रेट के जीन को आइडेंटिफाई करना, नहीं। हमें क्या करना है, हमने जो जीन भेजा है वो कौन सी सेल में गया है, वो सेल कौन सी, ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सी, उसे आइडेंटिफाई करना है। तो सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेट को तो एलिमिनेट कर दे, नॉन ट्रांसफॉर्मेट को एलिमिनेट कर देते हैं जो हमारे कोई काम की नहीं है, ताकि हम ट्रांसफॉर्मेट को रीजनरेट करवा सके, उनके नंबर को बढ़ा सके, उनकी ग्रोथ करवा सके। तो हम नॉन ट्रांसफॉर्मेट को हटाते हैं ताकि ट्रांसफॉर्मेट हमारे पास बचे, फिर उनकी ग्रोथ करवा के उनमें से ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करते हैं। यही काम होता है सिलेक्टेबल मार्कर जीन का। एलियन ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड जीन को सेपरेट नहीं करते अपन। आइडेंटिफाई द जीन फॉर ए डिजायर्ड ट्रेट इन एलियन ऑर्गेनिज्म, एलियन ऑर्गेनिज्म में डिजायर्ड ट्रेट का जीन आइडेंटिफाई नहीं करते, वो तो हम जीन बाहर से भेजते हैं और फिर उस सेल को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सेल ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट कौन सी है। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा, ये 2-4 क्वेश्चन हमने ऐड किए, यहीं से अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।